सफलता अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि प्रतियोगी परीक्षा हॉल में बैठे हैं, सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर घड़ी की टिक टिक लगातार चल रही है और अचानक से एक सवाल स्क्रीन पर उभरता है। सवाल है 45,86,442,673,425 की घात 8। अरे बाप रे, इतनी बड़ी संख्या देखकर तो सच में किसी भी सामान्य छात्र का दिमाग सुन्न पड़ सकता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि बिना पेन उठाए सिर्फ 2 सेकंड में इस विशालकाय संख्या का इकाई अंक निकाला जा सकता है? सिर्फ 2 सेकंड में? ये तो सच में किसी जादू जैसा लगता है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसा ही जादू सीखने वाले हैं। आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार एक बहुत ही शानदार सामग्री है जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मास्टर क्लास कहा गया है। और ये कोई आम अध्ययन सामग्री नहीं है। एकदम सही कहा आपने। यह सामग्री असल में यूपीएससी, सीएसीटी, स्टेट पीएससी, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, पुलिस और डिफेंस जैसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के चक्रव्यूह को भेदने वाला एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कुछ गणितीय सूत्रों को रटना नहीं है, बल्कि उस डर को जड़ से खत्म करना है जो अक्सर परीक्षा के समय छात्रों पर हावी हो जाता है। अगर हम इस पीडीएफ सामग्री को थोड़ा सामान्य अध्ययन मतलब जीएस पेपर के नजरिए से देखें, विशेषकर सीएसआरटी और प्रारंभिक परीक्षाओं यानी प्रीलिम्स के संदर्भ में, है ना? जी बिल्कुल। तो स्पष्ट होता है कि गणितीय अभिक्षमता अब सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि चयन का एक निर्णायक पैमाना बन चुकी है। परीक्षाओं में प्रश्नों की जो प्रकृति है ना, उसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, वो 3 हिस्से कौन से हैं? पहले होते हैं डायरेक्ट या प्रत्यक्ष प्रश्न जो सीधे सूत्रों पर हल हो जाते हैं। दूसरे होते हैं फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक प्रश्न। ये वाले प्रश्न संख्याओं के वर्गीकरण और विभाज्यता के नियमों की बहुत गहरी समझ मांगते हैं। और तीसरे? और तीसरे होते हैं कंसेप्चुअल या विश्लेषणात्मक प्रश्न। यहीं पर असल खेल होता है, जहां एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय और यूनिट डिजिट जैसी अवधारणाओं का परीक्षण होता है। तो मतलब हाल के ट्रेंड्स को देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से 1 या 2 प्रत्यक्ष प्रश्न तो अनिवार्य रूप से आते ही हैं। हाँ, और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई में इन सभी का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़े स्तर पर उपयोग होता है। तो श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि गणित असल में एक भाषा है और परीक्षा में सफल होने के लिए इसके व्याकरण को समझना ही होगा। तो चलिए इस व्याकरण के सबसे बुनियादी तत्व यानी नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं, जिसे हम गणित की वर्णमाला भी कह सकते हैं। बिल्कुल। ये तो मुझे कुछ वैसा ही लगता है जैसे रसोई में खाना बनाने से पहले हम सभी मसालों और सामग्रियों को अलग अलग डिब्बों में छाट कर रखते हैं। अगर नमक की जगह गलती से चीनी डल गई तो पूरा समीकरण ही खराब हो जाएगा। ये तुलना तो आपने एकदम सटीक दी है। जब तक प्रतियोगी संख्याओं के मूल स्वभाव को नहीं समझेंगे, वो ट्रिक्स का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं से। मतलब जो गिनने के काम आती हैं। हाँ, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाले धनात्मक पूर्णांक हैं। पर ध्यान रहे, छात्रों को ये याद रखना है कि इनमें शून्य शामिल नहीं है, जैसे 1, 2, 3 और आगे तक। लेकिन जब हम इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? तब ये होल नंबर्स या पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, यानी 0 से लेकर अनंत तक। इसके बाद संख्याओं का दायरा और बढ़ता है और तब आते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक। इसमें तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं ना? बिल्कुल। इसमें सभी पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक समकक्ष शामिल होते हैं, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और 0। यहाँ तक तो बात काफी सीधी और आसान लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि असली भ्रम तब पैदा होता है जब हम उन संख्याओं की बात करते हैं जो टुकड़ों में या भिन्न में होती हैं। मेरा मतलब है रैशनल और इरैशनल नंबर्स। हाँ, ये अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करते हैं। जहाँ तक मैं स्रोत सामग्री से समझ पाई हूँ, रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 3/4 या -5/2। सही कहा, लेकिन इसमें एक बहुत ही सख्त शर्त भी जुड़ी है। हाँ, कि q यानी जो हर या डिनोमिनेटर है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि गणित में
किसी भी चीज को शून्य से भाग देना अपरिभाषित माना जाता है। एकदम सही। और दूसरी तरफ हैं इर्रेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं जिन्हें इस p/q के साधारण रूप में नहीं बांधा जा सकता। जैसे कि √2 या पाई, है ना? जी। और जब हम इन दोनों मतलब परिमेय और अपरिमेय को मिला देते हैं, एक ही टोकरी में डाल देते हैं, तो हमें रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। अरे वाह। इन बुनियादी डिब्बों के अलावा मैंने सामग्री में देखा कि परीक्षाओं में कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं से बहुत खेला जाता है, जैसे प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। हाँ, ये वो जिद्दी संख्याएं हैं जो केवल एक से या खुद अपने आप से कटती हैं। मतलब इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और फंसाने वाला तथ्य भी दिया गया है कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। बिल्कुल। अक्सर छात्र जल्दबाजी में परीक्षा के दौरान मान लेते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही होंगी, और यही वो गलती कर बैठते हैं। इसके विपरीत होती हैं कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है कोप्राइम या सह अभाज्य संख्याएं। जी, ये उन 2 संख्याओं का जोड़ा है जिनके बीच एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी उनका HCF हमेशा 1 होता है, जैसे 8 और 15। तो ये हो गए हमारे सारे आधारभूत डिब्बे। लेकिन इन संख्याओं को तेजी से काटने या विभाजित करने के लिए श्रोताओं को विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल समझने होंगे। सामग्री में तो 2 से लेकर 20 तक के नियमों का जिक्र है। हाँ, और इनमें से कुछ नियम तो बहुत ही तार्किक हैं। जैसे 2 का नियम कहता है कि अंतिम अंक सम होना चाहिए, उदाहरण के लिए 124। और 5 के लिए संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, जैसे 135। बिल्कुल। 3 और 9 के नियम एक जैसे ही काम करते हैं। इनमें अंकों का योग क्रमशः 3 या 9 से कटना चाहिए। जैसे 123 में 1 + 2 + 3 होता है 6, जो 3 से कटता है। और 4 के लिए हमें सिर्फ अंतिम 2 अंकों पर ध्यान देना होता है, जैसे 132 में सिर्फ 24 को देखना है। और 6 का नियम तो और भी आसान है। जो संख्या 2 और 3 दोनों की शर्तें मानेगी, वो 6 से भी कटेगी, जैसे 126। लेकिन 11 का नियम थोड़ा अलग है। इसमें एक छोड़कर एक अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11, जैसे 121। पर यहाँ मेरा एक व्यवहारिक सवाल है आपसे। जी, पूछिए। 2 से लेकर 20 तक इतने सारे नियम हैं, क्या परीक्षा के उस भारी दबाव में और टिक टिक करती घड़ी के सामने हर एक लंबी संख्या को 13 या 17 से चेक करना वाकई व्यवहारिक है? क्या इससे समय की बहुत ज्यादा बर्बादी नहीं होगी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल उठाया आपने, और यहीं पर छात्रों को स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ती है। वो कैसे? इस PDF में एक बेहतरीन एग्जाम टिप दी गई है। गति बढ़ाने के लिए प्रतियोगियों को मुख्य रूप से 2 से 11 तक के नियमों पर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मतलब बड़े नंबर छोड़ सकते हैं। हाँ, 7, 8 और 13 जैसे बड़े भाजकों के लंबे नियमों में उलझने के बजाय अक्सर उनके लिए विशेष शॉर्टकट अपनाना या सीधे भाग दे देना ज्यादा तेज होता है। आखिर परीक्षा में उद्देश्य कोई गणित का विद्वान बनना थोड़ी है, बल्कि कम से कम समय में सही उत्तर तक पहुंचना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब पूर्ण संख्याओं की इस दुनिया से निकलकर उन स्थानों की ओर चलते हैं जहां परीक्षक सबसे ज्यादा जाल बिछाते हैं। मेरा मतलब है दशमलव या डेसिमल्स। हाँ, पूर्ण संख्याओं को तो छात्र फिर भी संभाल लेते हैं, लेकिन दशमलव भिन्न अक्सर सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन वह भिन्न है जिसका हर 10, 100 या 1000 जैसे 10 की घातों में होता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन में अप्रॉक्सीमेशन यानी लगभग मान निकालने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दशमलव के व्यवहार को समझना काफी रोचक है। स्रोत के अनुसार इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या शांत दशमलव, जो शांति से कुछ अंकों के बाद रुक जाते हैं, है ना? जैसे 0.5 या 0.75। एकदम सही। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या अशांत आवर्ती दशमलव। ये अनंत तक चलते तो हैं, लेकिन एक पैटर्न में, यानी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 0.333, और ये चलता रहता है। और तीसरा प्रकार? तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या अशांत अनावर्ती दशमलव। ये न तो कभी रुकते हैं और न ही कोई पैटर्न दोहराते हैं। असल में यही अपरिमेय संख्याएं होती हैं, है ना? जी, पाई इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
जिसका मान 3.14159 और ऐसे ही अनिश्चित काल तक चलता रहता है। यहाँ सरलीकरण को लेकर मुझे सामग्री में एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट दिखा। कौन सा? अगर कोई आवर्ती दशमलव है, मान लीजिए 0.ab और ab पर बार लगा है, तो उसे भिन्न में बदलने के लिए सीधे ab/99 लिखा जा सकता है। हाँ, ये बहुत काम की ट्रिक है। उदाहरण के लिए अगर 0.12 पर बार है तो ये 12/99 हो जाएगा। लेकिन मुझे जो हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो है कॉमन एरर्स यानी सामान्य गलतियों का विश्लेषण। वो तो है, छात्र अक्सर BODMS के नियम तो याद रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में गच्चा खा जाते हैं। जरा इस मनोविज्ञान को समझिए। बहुत से छात्र जल्दबाजी में 0.05 का गुणा 0.2 से करने पर उसे 0.10 मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ 5 और 2 का गुणा कर देते हैं। बिल्कुल, जबकि गणित के हिसाब से दशमलव के स्थानों को जोड़ना होता है, इसलिए सही उत्तर 0.010 होगा। एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम ये है कि कई छात्र 0.45 को 0.5 से बड़ा मान बैठते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में 45 हमेशा 5 से बड़ा होता है। हाँ, वे ये भूल जाते हैं कि दशमलव के बाद स्थानों को बराबर करना होता है, यानी 0.5 असल में 0.50 है, जो जाहिर तौर पर 0.45 से बड़ा है। ये गलतियां सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में बहुत भारी पड़ती हैं। एक और बहुत आम त्रुटि PDF में बताई गई है, वो है अलाइनमेंट एरर या संरेखन की गलती। ये कैसे होती है? छात्र जोड़ या घटाव करते समय दशमलव बिंदु को एक सीध में नहीं रखते, वे उन्हें पूर्ण संख्याओं की तरह ट्रीट करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2.5 और 0.035 को जोड़ते समय वे अंतिम अंकों को अलाइन कर देते हैं और 2.85 लिख देते हैं। अरे, जबकि सही तरीका तो 2.5 के आगे शून्य लगाकर उसे 2.500 बनाना है ना? बिल्कुल, और फिर 0.035 जोड़ना है, जिससे सटीक उत्तर 2.535 आता है। गुणा और भाग के लिए भी नियम एकदम स्पष्ट हैं। गुणा करते समय उन्हें सामान्य पूर्ण संख्याओं की तरह गुणा करें और अंत में कुल दशमलव स्थान गिनकर लगा दें। और भाग के लिए? भाग के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि भाजक का दशमलव हटाकर उसे पूर्ण संख्या में बदल लें। तो अब हमने संख्याओं और उनके दशमलव रूपों को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन परीक्षा में सिर्फ अकेली संख्याएं तो आती नहीं है, उनके बीच के संबंध भी पूछे जाते हैं। जी, और यही हमारा अगला पड़ाव है, HCF और LCM, यानी संख्याओं के आपसी रिश्तों को डिकोड करना। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी प्रोडक्ट रूल या गुणनफल नियम दिया गया है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2 इक्वल्स HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। इसके साथ ही शेषफल यानी रिमाइंडर्स के नियम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कैसे काम करते हैं? HCF के प्रश्नों में अगर शेषफल दिए गए हैं तो नियम कहता है कि पहले उन शेषफलों को दी गई संख्याओं में से घटा लें और फिर जो शुद्ध संख्याएं बचें बस उनका HCF निकालें। अच्छा, और LCM में? LCM के मामले में तर्क पलट जाता है। अगर एक ही शेषफल दिया गया है तो पहले पूरी संख्याओं का LCM निकाल लें और बिल्कुल अंत में उस शेषफल को जोड़ दें। और अगर LCM के प्रश्न में अलग-अलग शेषफल दिए हों तब ध्यान दें कि संख्या और शेषफल के बीच का अंतर हमेशा समान होगा। ऐसे में पहले LCM निकालें और फिर उस समान अंतर को उसमें से घटा दें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। क्या? देखिए, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका जो उत्तर आता है वो अक्सर दी गई संख्याओं से बहुत छोटा होता है। वहीं LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका उत्तर बहुत बड़ा आता है। हाँ, ये तो है। तो जब प्रतियोगी लंबे चौड़े शाब्दिक प्रश्नों यानी वर्ड प्रॉब्लम्स में उलझते हैं तो इस नाम के विरोधाभास के कारण वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें HCF निकालना है या LCM। यह एक बहुत ही आम और तार्किक उलझन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैक्टर या गुणनखंड किसी संख्या का एक हिस्सा या टुकड़ा होता है जो हमेशा संख्या से छोटा या उसके बराबर ही होगा। और मल्टीपल या गुणज जो संख्या का पहाड़ा होता है जो हमेशा बड़ा होगा। शाब्दिक प्रश्नों के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सामग्री में कुछ जासूसी कीवर्ड्स दिए गए हैं जो बहुत काम आते हैं। अरे वाह, वो कीवर्ड्स क्या है? HCF की पहचान के लिए छात्रों को ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम या किसी चीज को समान समूहों या वर्गीकरण में बांटने जैसे शब्दों को खोजना चाहिए प्रश्नों में। और LCM के लिए? वहीं LCM के लिए कीवर्ड्स हैं स्मॉलेस्ट, मिनिमम, टुगेदर यानी एक साथ, या साइमल्टेनियस जैसे एक ही समय में घंटियों का एक साथ बजना। क्या बात है, ये तो बहुत मददगार है।
और HCF का एक विशेष प्रश्न तो जैसे परीक्षाओं का हमेशा से पसंदीदा रहा है। कौन सा प्रश्न? प्रश्न कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए 3 संख्याएं दी हैं, 41, 71 और 91, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग देने पर समान शेषफल बचे। हाँ, ये अक्सर आता है। है। सबसे पहले उन संख्याओं का आपस में अंतर निकाल लीजिए। यहाँ अंतर होगा 50, 30 और 20। और फिर? अब बस इन अंतरों का HCF निकाल लीजिए, जो कि 10 है। बात खत्म। यह सीधे सीधे परीक्षा में 2 से 3 मिनट बचाता है। ये तो वाकई कमाल की ट्रिक है, बिल्कुल। अब HCF और LCM की इस दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गणित के उस क्षेत्र में जहां संख्याएं थोड़ा डरावना रूप ले लेती हैं। डरावना रूप मतलब बड़ी घातें और करनी? जी हाँ, यानी इंडिसेस और सर्ड्स। इंडिसेस वो घात है जिस तक किसी संख्या को बढ़ाया जाता है, जैसे किसी चीज को बार बार खुद से गुणा करना। और सर्ड्स? सर्ड्स वे अपरिमेय संख्याएं हैं जिनमें करणी चिन्ह लगा होता है। यहाँ एक बहुत स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है। कैसी चेतावनी? जैसे √3 एक सर्ड है क्योंकि इसका कोई सटीक मान नहीं निकलता, लेकिन √9 एक सर्ड नहीं है क्योंकि ये असल में सिर्फ 3 है जो एक परिमेय संख्या है। सही कहा। अक्सर किताबों में इनके 6 नियम रटने को कहा जाता है, जो ऑडियो में तो बिल्कुल समझ नहीं आते। लेकिन अगर हम इनके पीछे का तर्क समझें तो मुझे लगता है रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो कैसे? देखिए, घात का मतलब ही है गिनना। जब आधार समान हो और हम गुणा कर रहे हो तो असल में हम सिर्फ ये गिन रहे हैं कि वो संख्या कुल कितनी बार गुणा हो रही है, इसलिए घातें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। जब घात के ऊपर घात हो तो वे आपस में गुणा हो जाती हैं, और अगर घात ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है तो वो कोई डरावनी चीज नहीं है, वो सिर्फ उस संख्या का व्युत्क्रम है, मतलब इनवर्स या उल्टा है। बहुत सही समझाया आपने। इसी तरह सर्ड्स या करणी के नियम भी काम करते हैं। करणी असल में एक भिन्नात्मक घात या फ्रैक्शनल पावर के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही विश्लेषण। जब हम घातांकों को इस तरह तार्किक रूप से समझते हैं तो फिर बात आती है उस जादू की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। मतलब? यूनिट डिजिट या इकाई अंक की ट्रिक्स। हाँ, यह गणित का सबसे दिलचस्प और समय बचाने वाला टूल है। सामग्री के अनुसार इसे 3 बहुत ही सरल श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है 0, 1, 5 और 6 का नियम। ये नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई है तो उस पर ब्रह्मांड की कोई भी घात लगा दीजिए, इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा। अच्छा। हाँ, जैसे 360 की घात 244 का इकाई अंक 0 ही होगा। अरे, ये तो बिना सोचे हल करने वाली बात हो गई। दूसरी श्रेणी है 4 और 9 का ऑड इवन नियम। ये ना एक पेंडुलम की तरह काम करता है। पेंडुलम की तरह? वो कैसे? 4 के लिए नियम है कि यदि घात विषम है यानी ऑड है तो इकाई अंक 4 ही रहेगा, और अगर घात सम यानी इवन है तो 6 हो जाएगा। 9 के लिए भी यही पैटर्न है, विषम घात पर 9 और सम घात पर 1। और तीसरी श्रेणी सबसे विश्लेषणात्मक है, अंक 2, 3, 7 और 8 का नियम। इनमें साइक्लिसिटी 4 यानी 4 की चक्रियता काम करती है। चक्रियता मतलब एक समय के बाद रिपीट होना। जी, इसका कारण ये है कि जब आप इन अंकों की घात बढ़ाते हैं तो हर चौथी घात के बाद इकाई अंक खुद को दोहराने लगता है। इसे हल करने के सिर्फ 3 चरण हैं। क्या है वो चरण? पहला, दी गई बड़ी सी घात के केवल अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दें। दूसरा, जो शेषफल बचे उसे प्राप्त करें। और तीसरा, उस शेषफल को मूल संख्या के इकाई अंक की नई घात मान लें। बहुत आसान है। बस यहाँ एक अपवाद है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो घात को 4 मानना चाहिए। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 46,573 की घात 33 है। यहाँ आधार का इकाई अंक 3 है और घात 33 है। 33 को 4 से भाग दिया तो शेषफल बचा 1। बिल्कुल। अब बस 3 की घात 1 कर दीजिए तो उत्तर 3 ही आएगा। इतना आसान। एकदम सही। इसी क्रम में रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय भी काम करता है, जो मूल रूप से भाग के नियम पर आधारित है। यानी डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जी, और इसकी सबसे अहम शर्त हमेशा याद रखनी चाहिए कि शेषफल हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा, लेकिन भाजक यानी डिवाइसर से हमेशा छोटा होगा। चलिए,
अब हमने सारे गणितीय अस्त्र तो जमा कर लिए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में यानी परीक्षा हॉल में इनका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि यही तय करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। बिल्कुल। इस सामग्री में रणनीति के तहत एक 3 पास स्ट्रैटेजी दी गई है जो बहुत कारगर मानी जाती है। हाँ, फर्स्ट पास यानी पहला दौर, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स यानी सबसे आसान प्रश्न को चुनने का समय है। इसमें कौन से प्रश्न आते हैं? इसमें विभाज्यता नियम, इकाई अंक और शेषफल पर आधारित प्रश्नों को देखते ही हल कर देना चाहिए, क्योंकि ये 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं लेते। सही कहा। फिर आता है सेकंड पास या मध्यम प्रश्नों का दौर। इसमें एलसीएम और एचसीएफ, भिन्न और गुणनखंडों की संख्या वाले प्रश्न आते हैं। यहाँ 2 ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। कौन सी ट्रिक्स? पहली, अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले अंशों का एचसीएफ निकालें और नीचे वाले हरों का एलसीएम। और दूसरी ट्रिक है टोटल फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंड निकालना। संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की जो घातें हैं उन सब में एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर दें। बेहतरीन। और अंत में है थर्ड पास, जो उन कठिन और लंबे प्रश्नों के लिए है जो सिर्फ समय खाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे नंबर सीरीज या अंक उलटने वाले सवाल। हाँ बिल्कुल। समझदारी इसी में है कि अगर इनमें 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो इन्हें मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी भी सवाल को ईगो पे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें और फाइनल रिवीजन की बात करें तो सारा खेल स्टैटिक बनाम डायनामिक सिद्धांत का है। वो कैसे? जो सूत्र, नियम और चक्रीयता हमने डिस्कस की वे स्टैटिक हैं, वे पत्थर की लकीर हैं, कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन प्रश्नों की भाषा जो परीक्षक सेट करता है वो डायनामिक है, वो हर बार नई उलझन लेकर आती है। बिल्कुल सही बात है। HCF और LCM के कीवर्ड्स पर ध्यान देना और DI में 0.AB इक्वल्स AB99 जैसे शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना ही इस डायनामिक भाषा को तोड़ने की असली चाबी है। तो श्रोताओ, आज के इस विश्लेषण से एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है, गणित कोई डरावना दैत्य नहीं है जिसे सिर्फ रटकर शांत किया जा सके। हाँ, ये तो है। यह असल में पैटर्न पहचानने और तर्क का एक बहुत ही खूबसूरत खेल है। मेरा तो यही मानना है कि जो प्रतियोगी इस स्टैटिक सूत्र बनाम डायनामिक भाषा के रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए परीक्षा का पेपर तनाव का कारण नहीं, बल्कि सुडोकू या किसी पहेली को सुलझाने जितना मनोरंजक बन जाता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो अगली बार जब आप किसी भारी भरकम संख्या या उलझे हुए HCF के सवाल को देखें तो घबराएं नहीं, बस उसके पीछे छिपे पैटर्न को डिकोड करें। बिल्कुल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।